नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह दोपहर 1 बजते ही जुड़ जाते हैं आपके साथ और शेयर बाजार से जुड़ी जो आपकी आशंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास रहता है। और कल की गिरावट के बाद और हमको ऐसा लग रहा था कि आज जिस तरीके से ओपनिंग हुई तो ऐसा अनुमान लग रहा था कि शायद बाजार अब जो है एक बार फिर से एक अच्छी तेज़ी दिखाएगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार आज टिक नहीं पाया। जी हाँ, अगर आज के बाजार की बात करें तो जैसे बाजार खुला हमने देखा कि एक मजबूती के संकेत देखने को मिले। 18,287 ये इन स्तरों पे बाजार खुला। 18,297 ये निफ्टी का दिन का उच्चतम स्तर था। उसके बाद बहुत लंबे समय तक धीमे धीमे बाजार नीचे आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन तब भी बाजार की दिशा काफ़ी हद तक सकारात्मक थी। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में बाजार तेजी के साथ नीचे आया है। निफ्टी की बात करें तो थोड़ी देर पहले इसने 18,182 ये इंट्राडे लो बनाया है, जो कि दिन का निचला स्तर है, और बाजार लाल निशान में फिसला है। और लाल निशान में फिसला है यानी अपने दिन के उच्चतम स्तर से 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट जो है निफ्टी में अब इंट्राडे लेवल पे देखने को मिल रही है। उन्हीं स्तरों के आसपास अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी ट्रेड करता हुआ 18,187 का स्तर देखने को मिल रहा है। 5 अंक की मजबूती मात्र देखने को मिल रही है। तो सवाल यही कि क्या बाजार अभी यहाँ पर लंबे समय तक, आप देख सकते हो ओपनिंग किस तरीके से हुई, उसके बाद से लगातार अब धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ और दिन के निचले स्तर पर बाजार इस समय कामकाज कर रहा है। ऐसे बाजार में अब क्या करना चाहिए? क्या बाजार अभी लंबा समय लेगा इन स्तरों पर कंसोलिडेट होने में? अभी बाजार में क्या करना चाहिए? नए हाई के लिए कितना इंतजार करना होगा? और बाजार में जो मिड कैप इंडेक्स में रैली देखने को मिल रही है उसमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे नतीजे आ चुके हैं, कुछ में बहुत अच्छा मोमेंटम है। बजिंग स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे और साथ ही साथ नज़र डालेंगे उन शेयरों पर भी जिनके नतीजे आने वाले हैं। और आज खासतौर से आईटीसी और एसबीआई के नतीजों पर हमारी नज़रें लगातार बनी हुई हैं, और वहाँ से पूरे सेक्टर की, एक तरफ बैंक है, एक तरफ एफएमसीजी, क्या कुछ दिशा तय होती है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से, और बहुत ही खास मेहमान हमारे हैं। हमारे साथ गौरव बिस्सा जी जुड़ चुके हैं, वीपी इनक्रेड इक्विटीज़ के। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। पिछली बार भी जब आप आए थे तो बड़ी सराहना दर्शकों ने की थी और लोग आपको बड़ा मिस कर रहे थे लंबे समय से, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पहला सवाल बाजार को लेकर के ही होगा। 2 दिन के अंदर बाजार, मतलब पिछले कुछ दिनों में बाजार की रैली भी एक तरफा देखने को मिली। 18,400 के आसपास से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार थोड़ा हिचकिचा रहा है आगे बढ़ने में। आपको क्या लगता है कि जो अभी तकनीकी रूप से बाजार को आप देख रहे हैं, आज जो एक्सपायरी का दिन भी है, वीकली एक्सपायरी का, आगे की दिशा कैसे देख रहे हैं आप? क्या बाजार अगले 1-1.5 महीने के अंदर नया हाई बनता हुआ दिखाई देगा, या आपको लगता है कि ऊपर जाने से पहले अभी और गिरावट गहरा सकती है? गुड आफ्टरनून। वापस निमंत्रण देने के लिए काफ़ी शुक्रिया आपका, और आपके दर्शकों का काफ़ी आभार कि उन्होंने मेरे काम को सराहा। रही बात निफ्टी की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहेगा। हमने काफ़ी निचले स्तरों पे भी रिपोर्ट के माध्यम से निफ्टी में बाय कॉल दिया था 17,000 के नीचे, जिसके हमारे टारगेट 18,200 के थे, हमने बुक करवा दिया। अब कोई भी अगर करेक्शन आता है तो मैं समझता हूँ यहाँ से एक बाइंग के मौके होंगे। 17,850 से आता है तो काफ़ी लुक्रेटिव बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और मेरे जो लक्ष्य है निफ्टी के अंदर वो है 19,000 के जून के अंदर। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अभी भी अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेशन रहा है। कल भी एक करेक्शन हमको देखने मिला, बट सेकंड हाफ में अच्छी उछाल देखने मिली। तो यहाँ पे करेक्शन एक्चुअली आ नहीं रहे, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि फ्रेश अग्रेसिव एडिंग के लिए अगर करना हो तो एक बार 18,000 तोड़े तो किया जाए। तो स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और यहाँ से रुझान जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। जी चलिए, अब काफ़ी सारे दर्शक सर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अपने सवाल भेज रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, तो एक आध सवाल जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो बीरेन्द्र शाह जी का ही प्रश्न आया है और वो कह रहे हैं, हेलो गौरव जी, नमस्कार। तो ये आपके बड़े प्रशंसक हैं, इन्होंने ऐसा लिखा है। और साथ ही इन्होंने प्रश्न किया है प्रेस्टीज स्टेट को लेकर के कि इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं 480 के प्राइस पे। 6 मंथ के लिए आपकी राय क्या रहेगी? चार्ट्स को देख करके कृपया सलाह दें। क्या कुछ टारगेट यहाँ पर रह सकता है? ये प्लीज़ सजेस्ट। तो ये इनकी तरफ से ये निवेदन है कि आप प्रेस्टीज स्टेट को देकर के अपनी राय दें। और अब हमने देखा खाली प्रेस्टीज स्टेट की बात नहीं, ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छी खासी एक रैली सर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। अब थोड़ा सा 2 दिन के अंदर हमने देखा है, पिछले 2 दिनों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी रियल एस्टेट सेक्टर डाउन है। क्या इस गिरावट में खरीदारी के मौके बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो इनके लिए क्या टारगेट रहेगा?
और साथ ही साथ जो लोग जो है नया निवेश करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट को लेकर के, उनके लिए आपका पसंदीदा शेयर रियल एस्टेट में कौन सा है? पहले प्रेस्टीज एस्टेट पे आपकी राय। देखिए, पहले अगर हम प्रेस्टीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इनकी जो खरीदारी है काफ़ी ऊपरी लेवल्स की है। और ये जो हम कहते हैं क्लियर केस, जहाँ पे एक चेज की जगह मिस हो गया है तो अभी एक और मिस नहीं होना चाहिए तो बाय कर लो। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो एक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ वीकली चार्ट्स, वहाँ पे एक फॉल इन टेलन का हर्डल है जो 495 के करीब आ रहा है। वहीं से अगर आप देखें, आप इस हफ्ते का अगर कैंडल देखें तो हमने 520 की एक हाई दिखाया, अभी 480 पे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा खासा 7-8% का डाउन साइड हमको ऑलरेडी देखने मिल चुका है ऊपर लेवल से। तो यहाँ पे फिलहाल रिजेक्शन देखने मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये वीक है, बट अगर ये हफ्ते का क्लोजिंग अगर 495 के ऊपर नहीं आती है तो यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग जो है थोड़ी सी हावी हो सकती है। तो मैं कहूँगा आपको केवल 475 का स्टॉप लॉस रखिए और उसको बने रहिए। 495 की एक बार वीकली क्लोज आ जाए तो काफी तुरंत एक्शन आएगा और आपको यहाँ से 550 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अगर आपका नजरिया 6 महीने का है तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ में काम कीजिए और 495 के ऊपर आपको इसमें एक्शन देखने मिलेगा। अब आपको दूसरा सवाल कि अगर रियल स्पेस जो है वहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है, तो हमने काफी निचले स्तरों पे डीएलएफ बाय करा था सब 400 पे। हम उस पर प्रॉफिट बुक करा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सच कोई देख नहीं रहा हूँ जाके मैं फ्रेश एंट्री की जाए। बात वही हो जाएगी कि एक इंडेक्स ऑलरेडी भाग चुका है और अब हम यहाँ पे खरीदारी के मौके देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। काफी सारे जो स्टॉक्स हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो चुकी है, चाहे आप ओबरा रियल्टी ले लीजिए, चाहे आप प्रेस्टीज ले लीजिए, या कोई और स्टॉक्स जो है आप देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ डिक्लाइंस पे अगर आता है तो बाइंग के मौके ढूंढिए। मौजूदा स्तरों पर मैं रियल स्पेस से थोड़ा अवॉइड करूंगा। काफ़ी रैली आ चुकी है रियल एस्टेट के अंदर, अब बहुत सारे लोग मुनाफा बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार कीजिए। थोड़ी और गिरावट बढ़ती है तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ एक शेयर ऐसे रहें जहाँ पे खरीदारी की जा सकती हो, लेकिन अभी के लिए अवॉइड करें रियल एस्टेट स्टॉक। 800 रुपये के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। इस बीच अर्जुन ठाकुर जी का प्रश्न है और अर्जुन जी ने हमें प्रश्न भेजा है अदानी टोटल के ऊपर। अदानी टोटल गैस 270 शेयर 734 रुपये पे लिए हुए हैं और टोटल गैस के ऊपर हम लगातार चर्चा भी हमने की हुई है, विस्तार पूर्वक चर्चा की है और बहुत सारे फंडामेंटल्स रीज़न ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है ख़रीदारी की सलाह दी जाए। चार्ट्स पे कैसा लग रहा है, गौरव जी हमारे साथ मौजूद हैं तो उसकी राय भी हम ले लेते हैं। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर भी इन्होंने सवाल भेजा हुआ है और ये इन्होंने 59 रुपये पे ले रखे हैं। लेकिन अदानी टोटल गैस सर, यहाँ पर क्या रुझान आपका रहेगा? 734 की इनकी खरीद है, 666 का मौजूदा भाव है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि लोअर सर्किट यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा सत्र है शायद जिसमें हम देख रहे हैं लोअर सर्किट लग रहा है। अब क्या करना चाहिए? शेयर जब MSCI इंडेक्स से बाहर हुआ था उसके बाद से ही ये था कि यहाँ से बहुत बड़ा आउटफ्लो देखने को मिलेगा तमाम पैसिव फंड का, वो देखने को मिल रहा है। अब इस तरह के शेयरों में क्या बने रहना चाहिए सर लगातार, या तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट? आप क्या को सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को जो सलाह यही देता हूँ मैं, कि जो स्टॉक में आपको सर्किट देखने मिलता है चाहे अपर या लोअर, मैं वो स्टॉक से दूर रहता हूँ। स्टॉक मार्केट में एंट्री जो है वो मिल जाती है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो है एग्जिट। तो ये एक चक्रव्यूह है। जब चक्रव्यूह में यही हुआ था कि अभिमन्यु को अंदर तोड़ के न जाना आता था लेकिन बाहर निकल नहीं पाए और वीर गति को प्राप्त हो गए। ये उसी तरह से होता है कि अगर आप एंट्री आपको मिल जाए, एग्जिट अगर मिले ही नहीं तो काफी दिक्कत की बात होती है। आपको अपने लिए है अपर सर्किट मार रहे हैं तो आप खुश हैं, चलो कोई नहीं ऊपर लेवल मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप बेचना चाहें, आपको बेचने का मौका ना मिले तो पैनिक भी आता है और आपके जो बाकी ट्रेड्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो मैं इन जनरल सच स्टॉक्स को मैं हमेशा अवॉइड ही करता हूँ अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। रही बात ATGL की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका वीक है, एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बना जो एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। 650 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है इसकी 2-3 दिन के लिए तो काफी बड़ी गिरावट आपको देखने में मिलती है। स्टॉक जो है फिर एक बार 400 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर इसके वीकली चार्ट अगर देख पा रहा हूँ तो मुझे इसमें कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है 650 के नीचे। और जब मैं 400 या 420 का सपोर्ट मैं कहूँ भी सही, वो भी मैं एक छोटा सा एक सपोर्ट है, मैं उसी बेस पे कह रहा हूँ। अदरवाइज काफी नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट आ रही है कि वर्टिकल रैली हमको देखने मिली थी। तो स्ट्रक्चर इसका वीक है, थोड़ा इसमें संभल के रहिए। 650 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे अगर जाता है तो उसको एग्जिट कीजिए। तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच बहुत सारे शेयर ऐसे रहते हैं सर जहाँ पे खबरें होती हैं और बाजार भले ही सुस्त हो, ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहा हो, लेकिन कुछ शेयर चमक जो है वो दिखाते रहते हैं। ऐसे ही कुछ एक शेयर बजिंग स्टॉक्स हमने निकाले हुए हैं जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो एक एक करके ज़रा स्क्रीन पर उन शेयरों को लाया जाए। ज़रा सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे
वो हम बात करेंगे रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया की। यहाँ पर सर खबरें इस तरह की हैं कि जो है एवरस्टोन जो है वो कंपनी के अंदर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है, और ये भी बातें हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है ये इसमें हिस्सा खरीद सकता है, और इसके चलते दो और कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर हिस्सा खरीद सकती हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है ये कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर माफ़ कीजिएगा, कि ये पूरी कर ली जाएगी। और इस सुबह खबर आई, इस तरह की बातें आई, हालांकि अभी तक किसी की तरफ से भी जो है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन शेयर में जो है एक मोमेंटम बन गया है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं 5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर चार्ट्स के ऊपर रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया को? आज हम देख रहे हैं 5% की तेज़ी है, अब हम देख रहे हैं 15% की तेज़ी, काफ़ी तेज़ी के साथ जो है यहाँ वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि शायद इसको लेकर के कुछ और अपडेट इस कार्यक्रम के दौरान जो है शायद आई है, या इससे थोड़ी देर पहले वो अपडेट भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी टीम से कह करके। लेकिन चार्ट्स पर आप कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, चार्ट्स तो से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी भाग चुका है। तो अगर आप पिछले 1.5-2 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो तकरीबन 50% की अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री मैं अवॉइड करूँगा। कोई अगर गिरावट इसमें अगर देखने मिलती है टूवर्ड्स 110 105, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स का अच्छा है और काफ़ी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको एक डिक्लाइंस पे ऐड करना है, और दूसरा आपको 1 साल से ऊपर का नजर रखना है। मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। हम्म, तो गिरावट में यहाँ पर खरीदारी की सलाह आप जो है अपना सकते हैं, और 1 साल का नज़रिया आपको यहाँ पर रखना चाहिए। अगला शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, कौन सा है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हलचल देखने को मिल रही है? वो हम देख रहे हैं हनीवेल ऑटोमेशन। हनीवेल ऑटोमेशन के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, और यहाँ कंपनी का मुनाफा में हमने देखा कि 54% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला, और उसके चलते ही क्योंकि अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म किया है इस कंपनी ने, उसके चलते हम देख रहे हैं कि हनीवेल के अंदर 7% से ज़्यादा की तेज़ी आज सुबह के कारोबारी सत्र से ही बनी हुई है। अभी देखते हैं क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हनीवेल ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो अभी भी सर हम देख रहे हैं करीब 8.25% से ज़्यादा की तेज़ी, 40,000 के ऊपर अब शेयर ट्रेड करता हुआ। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। इस तरह के शेयरों में वॉल्यूम कम होता है क्योंकि प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर दूर रहना चाहिए सर, कि फिर कोई पोजीशन बनाई जा सकती है? नहीं, देखिए, जनरली इतने बड़े टिकट साइज के स्टॉक में निवेशकों का इंटरेस्ट होता नहीं है। जैसे कुछ समय पहले मुझे पेज इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा लग रहा था जब वो 37-38,000 का था, बट अगेन उतना ट्रैक्शन मिलता नहीं है। दूसरा, मैं फिर भी यहाँ पे अवॉइड करूंगा अगर किसी को टिकट साइज का इश्यू ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा हर्डल जो है 41,500 का है। एक फॉलिंग टेन लाइन का एक रजिस्ट्रेशन आपको देखने मिलेगा 2 साल का। तो जब इसमें वीकली क्लोज 41,600 के या 7 के ऊपर आएगी, तब मैं यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढूंगा। जब तक वो नहीं आता है, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना बेहतर होगा। थोड़ा सा अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगला स्टॉक लेकर के आइए स्क्रीन पर, वहाँ पर देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगला शेयर जो है वो है चोला। चोला में हम देख रहे हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कुछ एक खबरें भी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। और एनबीएफसी के अंदर सर, खाली चोला के अंदर ही नहीं, हमने देखा कि आज इस गिरते बाजार में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, बाकी मतलब इस पूरे सेक्टर में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आप कैसे देख रहे हैं सर एनबीएफसी सेक्टर को, और ख़ास तौर से चोला पर आपकी राय जानना चाहेंगे? क्या कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या? देखिए, निफ्टी फिनेंस जो है वो मेरे रडार पे है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर सेटअप हो रहा है, जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स के कगार पे स्टॉक इंडेक्स जो है वो आ चुका है। 19,700 की वीकली क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, वो एक बार आती है तो आपको काफ़ी बड़ा अपसाइड आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में देखने मिल सकता है। रही बात चोला है कि, तो एक राइजिंग टेलन का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा दिक्कत की बात हो जाती है। तो अगर किसी को चाहिए तो 1045 के आसपास में स्टॉक जो है ट्रेड कर रहे हैं, आप 1000 रुपीज़ के स्टॉक से बाय कर सकते हैं। अगर टिक गया तो ये 1125 के लेवल को दिखा सकते हैं। थोड़ा रिस्क रहे में ऑलरेडी भाग चुका है, बट चूंकि यहाँ पे ब्रेकआउट्स हुए हैं, एक बार इसमें एक रिस्क लेके ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पर रिस्क लेकर के ट्रेड किया जा सकता है। और अगला और आखिरी बजटिंग स्टॉक्स जिस पर अब हम चर्चा करेंगे वो है ईआईएच, और इस पहले तो इस पर राय जानना चाहेंगे, और इस पूरे सेक्टर पर सर आपसे थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे, हमारे सहयोगी शौर्य जब जुड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही बस कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ईआईएच की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी शानदार रहे हैं, जो हम देख सकते हैं कि 289% के आसपास की बढ़ोतरी, यहाँ पर 289% का इजाफा मुनाफे में देखने को मिला है। ये 26 करोड़ के आसपास रहा है। आय में भी हमने देखा है
की 77-78% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपसे सर अभी तो फिलहाल इस शेयर पे ही राय जानना चाहेंगे और इस पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है वो हम जो है थोड़ी देर बाद समझेंगे जब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी भी 10% ऊपर है, आज हम देख रहे थे 11-12% तक की तेज़ी इस शेयर में देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं सर, यहाँ पर जिन लोग निवेशित हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उन्हें अभी दूर रहना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? नहीं, जिनके पास ऑलरेडी है बिल्कुल बने रहिए, और जिनको फ्रेश एंट्री करनी है उसके लिए थोड़ा सा रुकिए वीकली क्लोज के लिए। ये इसके एक वीकली क्लोज अगर 220 के ऊपर आएगी तो काफी बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा, काफी अच्छी अपसाइड आपको फिर देखने मिल सकती है। तो इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ब्रेकआउट से करीब में है, तो यहाँ पे बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री जो है मैं वीकली क्लोज के कंफर्मेशन के ऊपर ही दूंगा। ठीक। इस बीच सर अब चूंकि बाज़ार के अंदर बहुत सारे दर्शक ऐसे रहते हैं वो हमेशा हर गिरावट में ख़रीदारी का मौका ढूंढते रहते हैं और हमारे पास भी बहुत सारे दर्शकों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर कुछ एक शेयर बता दीजिए। तो हम आपने जो कुछ एक शेयर हमारे साथ शेयर किए हुए हैं हम चाहेंगे एक एक करके जो है सबसे पहले एक शेयर बताइए, क्योंकि 3 शेयर हैं, हम चाहते हैं कार्यक्रम के अंत तक हमारे दर्शक बने रहे, तो एक एक करके हर 15-20 मिनट में हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज की पहली ट्रेडिंग आइडिया, इन्वेस्टमेंट आइडिया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया क्या कुछ है सर आपके पास जो पहला आप दर्शकों को रिकमेंड करना चाहेंगे? लेकिन नारायण हृदय अच्छा लग रहा है और हमने रिपोर्ट के माध्यम से बाय कॉल भी दिया है। स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है, काफी स्टेबिलिटी रही है और वीकली चार्ट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। तो 730 के स्टॉप लॉस से नारायण हृदय को बाय कर सकते हैं आप। 835 रुपये का इसके अंदर लक्ष्य होगा। नारायण हृदयालय में खरीदारी की सलाह यहाँ पर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस लगाना है, क्या लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं, जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। तो यहाँ पर अभी मौजूदा भाव करीब 773 के आसपास चल रहा है, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 730 रुपये का, लेकिन जो अपसाइड है यहाँ पर वो काफ़ी जो है ऊपर दिखाई दे रहा है। 835 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। नारायणा हृदयालय आज की तरफ से गौरव बिस्सा जी की पहली ट्रेडिंग टिप्स, पहला ट्रेडिंग आइडिया निकल करके आता हुआ। कार्यक्रम में बने रहिए और भी इस तरह के शानदार ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। अब हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सूरत से, गुजरात। सूरत गुजरात से। बताइए सर क्या करते हैं आप? सर नौकरी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो गुजरात के ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर से जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं? ना, हैदराबाद से आए थे। हैदराबाद से आए, बहुत अच्छी बात। सर क्या प्रश्न है सर आपका आज? बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन जी है। बिग ब्लॉक। अच्छा, कितने शेयर ले रखे हैं आपने? सर ले रहे हैं, सीएमपी पे बाय कर सकते हैं सवाल। अच्छा, खरीदना चाह रहे हैं आप। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन में ये कह रहे हैं कि मुझे क्या निवेश करना चाहिए अभी सर? बिग ब्लॉक गौरव जी ये इन्होंने 8.5% की तेजी है, क्या नजरिया है सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? 1 साल तक। 1 साल के लिए बिग ब्लॉक खरीदना चाह रहे हैं। हालांकि 2 दिन में रैली तो सर ऑलरेडी काफ़ी अच्छी आ चुकी है, तो क्या करें अभी, मतलब अपॉर्चुनिटी है या फिर चूँकि अब 10-12% चल चुका है, 15% 2 दिन के अंदर, तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी गौरव जी आपकी इनके लिए? आपने बिल्कुल सही कहा। एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाया है स्टॉक और काफ़ी भाग चुका है, तो मैं यहाँ पे खरीदारी के मौके नहीं दूंगा। अगर मैं इसके सपोर्ट्स भी देखने चाहूँ तो 125-30 के आसपास में आने, तो सपोर्ट्स काफ़ी डीप है। तो कोई डिक्लाइन अगर आपको देखने मिलती है टुवर्ड्स 150, तब मैं यहाँ पे बाइंग के मौके एडवाइस करूँगा। एट दी करंट प्राइस इसको मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मौजूदा भाव पे रुक जाइए सर। ऑलरेडी होता है, ये बात सही है कि सबको एक थोड़ी सी लालच आती है और ख़ास तौर से हम ऐसे शेयरों को नहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां पर आने वाले समय पे तेज़ी देखने को मिल सकती है, बल्कि जहां पे ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है तो हमको लगता है कि शायद यहां पर और तेज़ी आ जाएगी। लेकिन अभी होल्ड कीजिए, आप रुक जाइए, अभी यहाँ पर अभी अवॉइड कीजिए खरीदारी करने के लिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले दर्शक ने हमें प्रश्न भेजा है सचिन जोशी जी ने। जोशी जी कह रहे हैं सर प्रदीप फॉस्फेट में क्या मुझे लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप ट्रैक करते हो सर प्रदीप फॉस्फेट के शेयर को, क्या आप इनको होल्ड करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो रिसेंट लिस्टिंग है और जब से लिस्ट हुआ है भैया मैं कहूँ कि तकरीबन सितंबर 2022 से जो है टॉप बना के लोअर टॉप्स लोअर बॉटम हमको वीकली चार्ट्स पे देखने मिल रहे हैं। तो जब तक डाउन ट्रेंड में है
मैं नहीं समझता हूँ इसमें बाइंग के मौके देखने चाहिए, ट्रेंड कंफर्मेशन आ जाए रिवर्सल का, उसके बाद ही बाइंग के मौके ढूंढूंगा मैं। तो यहाँ पे अगर आपकी चेष्टा है बाय करने की, तो यहाँ पे मैं कहूँगा पर रुकिए, दूसरे स्टॉक्स में निवेश कीजिए। यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को आप बाय मत कीजिए। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं और अगले व्हाट्सअप के माफ़ कीजिएगा जो यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न भेजा है वो जरा ऋषु श्रीवास्तव जी ने भेजा है और इनके पास 6,000 शेयर उदयपुर सीमेंट के लिए रखे हैं और ये इन्होंने 32 रुपये 20 पैसे पे ख़रीदे हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं, ऊर्जा ग्लोबल पे भी इनका प्रश्न है पर आप चाहें तो टिप्पणी दें वरना फिर रहने दें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम एक दर्शक का एक ही प्रश्न लें ताकि बाकी सारे दर्शकों को भी मौका मिल सके। ऋषु जी, उदयपुर सीमेंट इन्होंने 6,000 शेयर ले रखे हैं 32 रुपये 20 पैसे पे। अभी अगर हम देखें तो 29 रुपये 75 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ, मुझे लगता है शायद इन्होंने पहले भी कभी पूछे थे ये सवाल। और क्या करना चाहिए सर, इस तरह के शेयरों में बने रहें या फिर यहाँ पर ऊर्जा लगाने के बजाय किसी दूसरी कंपनी में निवेश की राह देखनी चाहिए? आप चार्ट्स को देख के क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे इनको? देखिए, इसके भी चार्ट्स बहुत लंबी अवधि के मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। रिसेंटली लिस्टेड होगा एनएससी के ऊपर एटलीस्ट, तो मैं अगर इसके बीएससी के चार्ट्स में अगर देख पा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कहूँ अच्छा सेटअप दिखिए वैसा कुछ है नहीं। सपोर्ट्स इसके 25 के हैं जो आपके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। बाकी एक्शन जो है वो शुरू होगा एक बार 35 के ऊपर वीकली क्लोज आएगा उसके ऊपर। तो अभी फिलहाल ये रेंज में अटका हुआ स्टॉक है। रेंज से कब बाहर निकलेगा बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप 25 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। जी, चलिए अब अगले दर्शक जो है तेजपाल भाटिया जी ने हमारे साथ प्रश्न भेजा हुआ है और इन्होंने भी यूट्यूब का माध्यम चुना हुआ है। जरा इनका भी प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं क्या इन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है। तेजपाल भाटिया जी कह रहे हैं फोर्टिस पर इनका प्रश्न है कि लॉन्ग टर्म नज़रिया फोर्टिस पर क्या कुछ निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फोर्टिस अगर अभी देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है फोर्टिस के अंदर, सर ये जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया सर क्या कुछ सलाह रहेगी फोर्टिस के ऊपर आपकी? देखिए, अगर एकदम लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ट्रेंड पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम मंथली चार्ट से बन रहे हैं। बट दिक्कत की बात ये होगी कि यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप होंगे यहाँ पे। बट अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ से बाइंग शुरू कर सकते हैं और कोई गिरावट अगर आपको देखने मिलती है 230-35 के आसपास, तो वहाँ पे आप फिर से एवरेजिंग कर सकते हैं, तो बाय कर सकते हैं। पूरी क्वांटिटी यहाँ पे मत कीजिए, स्टैगर्ड वे में बाय कीजिए, वो सही रास्ता होगा। जी, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कीजिए, वो सही रास्ता होगा। उत्पल जी ने जो है अपना प्रश्न व्हाट्सएप पे भेजा और अब हमारी टीम बता रही है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो तमाम दर्शकों से ये अनुरोध है कि अगर आप अपना प्रश्न भेज रहे हैं तो जब हमारी टीम आपको फ़ोन करे तो फ़ोन उठा लिया कीजिए। जरा पूछ जरा इनका सवाल, चूँकि आपने मेहनत करके भेजा है हमें, तो इनका सवाल स्क्रीन पर ले आइए, हम इनका सवाल डिस्कस कर लेते हैं उत्पल जी का। उत्पल जी का प्रश्न ये है कि इनके पास वेल्सपन इंडिया के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इन्होंने ये कहा है कि ये इन्होंने छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने ये ख़रीदारी की हुई है और ये ख़रीद इनकी है 91 रुपये के आसपास की। तो सर वेल्सपन इंडिया, आपकी राय जानना ये चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पे क्या कुछ टारगेट और लक्ष्य हो सकते हैं। 91 की इनकी खरीद है, 92-33 ये फिलहाल भाव देखने को मिल रहा है, तो 1 रुपये के आसपास यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी तेज़ी के साथ हमने देखा कि मार्च अप्रैल के महीने में रिकवरी काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ऊपरी स्तरों से अब हल्का हो रहा है। क्या सलाह रहेगी 91 पे इनकी खरीद? देखिए, छोटा सा एक स्विंग हाई ब्रेकआउट देखने मिला है, तो आपके लिए जो मैं टारगेट सुझाऊंगा वो होंगे 86 के, और सस्टेन अगर हो गया तो ऊपरी लेवल्स पे स्टॉक जो है वो एक बार 110 तक के लेवल भी टेस्ट कर सकता है, तो आप बने रह सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा करूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ से वीकनेस नहीं है, ब्रेकआउट को भी सस्टेन कर रहा है, तो स्टॉप लॉस के जरिए आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। जी, चलिए इस बीच एक और दर्शक जिन्होंने व्हाट्सएप का माध्यम चुना है और संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, उनका भी प्रश्न उठा लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अपना नाम हमें नहीं भेजा है, लेकिन इनका सवाल एफएल इंडिया के ऊपर है और ये एफएल इंडिया के शेयर इन्होंने 980 पर लिए हुए हैं और ये इनका कहना है कि ये लंबी अवधि तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर ये आपका जानना चाह रहे हैं सर कि क्या निकल करके आ रहा है, क्या रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए एफएल इंडिया के ऊपर। 980 की इनकी खरीद है, 915 पे भाव देखने को मिल रहा है, 1.5% के आसपास की आज तेज़ी। हालांकि नज़रिया इनका लॉन्ग टर्म का है, अभी लॉस में है, तो क्या ये लॉस बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? काफ़ी ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है और कितना डाउन साइड बाकी है सर इनके लिए? देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें सिर्फ 3 साल की हिस्ट्री मिल रही है, तो मैं 3 साल की हिस्ट्री के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म का पोजीशन नहीं दे पाऊंगा। दूसरा, यहाँ पे जो प्रीवियस इसके स्विंग लो थे
870 के आसपास के, उसके पास में आके स्टॉक रुका है और वहीं से थोड़ा झूल रहे हैं, थोड़ी सी बाउंसेस देखने मिल रही है। तो आपके लिए जो मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा वो है 870 का। उसके नीचे अगर जा रहा है तो फिर एक डाउन ट्रेंड भी कंफर्म हो जाएगा डेली और वीकली चार्ट्स पे, और थोड़ा और करेक्शन फिर आपको देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप स्टिक स्टॉप लॉस इस्तेमाल कीजिए 870 का और उसमें बने रहिए। चलिए अब जो है अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारे सहयोगी शौर्य जुड़ते हैं और हर बार कुछ नई रिसर्च लेकर के कुछ नए डेटा लेकर के आते हैं। और शौर्य, अभी हम थोड़ी देर पहले जो है आपके जब आ रहे थे उसके ठीक थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे EIH के ऊपर और काफ़ी शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। और सिर्फ EIH के नहीं, हम देख रहे हैं ओवरऑल होटल इंडस्ट्री के जो शेयर हैं उनमें काफ़ी तेज़ी जो है देखने को मिली है पिछले 1-2-3 दिन के अंदर। तो इसके पीछे वजह क्या है और ब्रोकरेज हाउस क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कारण है जिस वो जो इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है? जो आंकड़े आप लेकर के आए हैं हमारे दर्शकों के सामने रखिए। जी, अगर देखें तो होटल इंडस्ट्री में देखें, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स और जो प्लेयर हैं सारे ही होटल सेक्टर को लेकर बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो यानी पूरा माहौल चारों तरफ काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब इसके लिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों ही इसमें अच्छे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, जिस वजह से कहते हैं कि अच्छा टेलविंड्स मिलेंगे, उन्हें प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। ब्रोकर्स कंपनियों में बुलिश नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ अगर बात देखें तो अब समर वेकेशंस आने वाली हैं, जिससे हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए डिमांड बढ़ के आएगी। और इसी तरह भी कोविड जो है इसी अभी ये कहें पिछले साल भी कोविड की वेव थी, इसी साल खत्म हुआ है, तो एक जो रिवेंज ट्रैवलिंग की डिमांड थी वो भी उम्मीद है कि वो आएगी और इससे हॉस्पिटलिटी सेक्टर को इंप्रूवमेंट मिलेगा। साथ ही साथ एक बड़े इवेंट्स होने वाले हैं इंटरनेशनल इंडिया में। एक तो G20 की मीटिंग, तो G20 की मीटिंग से पहले बहुत सारे उसके रिलेटेड इवेंट्स होते रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग देशों के लोग मिलते हैं, तो वो आ रहे हैं, उसके होटल्स की डिमांड बढ़ रही है। साथ ही साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आने वाला है, जिससे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा लोग टूरिज्म में लेके आएंगे। तो इसी साल काफ़ी बड़े इवेंट है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार को भी कि जो G20 के थ्रू वो एक ट्रिगर सोच रही है, जिससे काफ़ी थोड़े आगे आने वाला टाइम के लिए भी हॉस्पिटलिटी के लिए डिमांड अच्छी आती हुई नजर आ सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर साहब ने कहा ज़्यादातर लोग बुलिश हैं, क्या कुछ उनके लिए उनकी तरफ से क्या ट्रिगर्स हैं? यही ट्रिगर्स हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ और बड़े ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं? जी, इसमें अगर देखें ब्रोकर्स ने पहले तो वही कहा है शॉर्ट टर्म में, तो जो आप वैसे बदन ने कहा कि डिमांड अच्छी है। और उसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये है कि आगे आने वाले कुछ टाइम में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। अब जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑक्यूपेंसी रेट एनरॉक की रिपोर्ट आई थी, उसमें आया था कि साल 2023 की जो कैलेंडर ईयर है उसमें ऑक्यूपेंसी रेट 68% पे रह सकता है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो टोटल एवरेज रेवेन्यू मिलता है पर अवेलेबल रूम, वो अब प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी पैसा ज़्यादा मिल रहा है होटल्स को रूम पे और उसके लोग ज़्यादा आ रहे हैं और डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। तो सारे फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं ब्रोकर से बुलिश है। और जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म्स हो गए जैसे एनोरॉक और साथ ही जो CBRE है वो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है, उसने कहा है कि अगले 2 से 5 साल में 19,000 करोड़ का निवेश आ सकता है इस सेक्टर में। तो यानी मतलब चारों तरफ काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और एक और बात जो इंटरेस्टिंग है कि अब उन्होंने कहा जो डिमांड में इंप्रूवमेंट है वो खाली कुछ चुनिंदा शहरों तक लिमिटेड नहीं है, यानी पूरे ही देश में एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नजर आ रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसे हमने रियल एस्टेट में बात करी थी, इसी तरह जो बड़े बड़े होटल के प्लेयर हैं वो Tier 2 सिटीज में भी अपने आप को एक्सपेंड करते हुए नजर आए। चलिए, तो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी आने वाले समय में जो है, अब आने वाले समय में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एक्सपेंशन जो होटल इंडस्ट्री का हो रहा है वो अब Tier 2 सिटीज़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम होगी, तो निश्चित रूप से ये तमाम वो की ट्रिगर पॉइंट हैं जिसकी वजह से होटल शेयरों में हम तेज़ी देखने को मिल रही है। एक एक करके जरा स्क्रीन पर आप दिखाइएगा, जरा हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे आपको क्या होटल के शेयर चल रहे हैं। लेकिन गौरव जी से समझते हैं। गौरव सर, आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीकी रूप से फंडामेंटल ट्रिगर तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, G20 हो रहा है, एक बार फिर से डिमांड बढ़ रही है, गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, तो ये वो तमाम फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं। चार्ट्स पर क्या कुछ कह रहे हैं सर? ये चाहे वो EIH हो, बाकी होटल्स हो, वहाँ पर कुछ आपको सकारात्मक रुझान दिख रहा है? कहीं पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं अभी यहाँ पर ये शेयर हैं जहाँ पर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है? देखिए, स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारे होटल्स के स्ट्रक्चर अच्छे हैं। इंडियन होटल की अगर बात की जाए जो लीडरशिप पोजीशन हमेशा रहता है, तो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है, नॉट जस्ट अमंग दी होटल स्पेस, बट अगर आप ओवरऑल मिड कैप की अगर बात कीजिए तो वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। उसके बाद में आप देखिए मल्टीपल स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, जैसे आप EIH की चर्चा कर रहे थे, 220 के ऊपर वीकली क्लोज है तो वहाँ पे ब्रेकआउट होगा। EIH एसोसिएटेड होटल्स वो भी ब्रेकआउट की कगार पे है, उसके भी नंबर्स आने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको
ब्रेकआउट आपको ऑलमोस्ट आने को देखने मिल रहा है। ताज जीवीके में ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है। शैले होटल्स में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल चुका है। तो अगर मुझे यहाँ पे बाय करना हो तो मैं शैले पे प्राइमरी रखूंगा फोकस, जहाँ पे ब्रेकआउट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और आप 10-15% की उसको प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल स्पेस पे देखा है तो मुझे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर किसी का नज़र लॉन्ग टर्म का है तो आई एम वेरी बुलिश ऑन होटल स्पेस। एक करेक्शन में अगर आता है तो यहाँ पे बाइंग के ही मौके रहेंगे। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत होटल स्पेस पे नज़र नहीं आ रही है। इंडियन होटल्स में आज थोड़ी सुस्ती दिख रही है सर, क्या यहाँ पर कुछ संभावनाएं हैं? क्या आप कैसे देख रहे हैं? 369 के आसपास चल रहा है, आधे % की तेजी, हालांकि रैली यहाँ पर भी आई है पिछले कुछ दिनों में। नहीं, जैसे मैंने कहा कि काफी ज्यादा अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमको कभी ना कभी देखने मिली जाएगी। तो ये मेजर मुझे उस हिसाब से लग रहा है। तो आई विल नॉट रीड दैट मच इनटू इट। जब तक कोई रिवर्सल के बड़े संकेत नहीं आ रहे, मैं शॉर्ट के या एग्जिट के बड़े मौके नहीं देखूंगा। मैं यहाँ पे एक बेसिक एक टेक्निकल चीज जो है वो हो रही है कि काफी ओवरबॉट में चले जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा फ्रेश एंट्री, चाहे लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए। अगर है तो बने रह सकते हैं। हाँ चलिए, तो अभी तो फिलहाल इंतजार कीजिए, जो भी करेक्शन है उसमें आप एंट्री जो है कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर में जो होटल शेयर हैं वहाँ पर तेज़ी क्यों बनी हुई है और आगे किस तरह की दिशा रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। आप सर, एक सवाल जिस पर कि आपसे राय जानना चाहेंगे और बहुत लंबे समय से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, वो है LIC को लेकर के, क्योंकि LIC की लिस्टिंग हुई और बहुत सारे लोग लिस्टिंग पे फंसे हुए हैं। और LIC सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है कि हम एक समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। LIC अपने आप में एक तरीके का म्यूचुअल फंड आप मान लीजिए, एक तरीके का अपने आप में बाजार है, क्योंकि कई सारी दिग्गज कंपनियों की हिस्सेदारी वहाँ पर है। क्या वजह आपको लगती है कि तमाम जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उन्हीं शेयरों में पैसा कमा लेते हैं, लेकिन LIC नहीं कमा पा रहा है? LIC के शेयर जिन्होंने ले रखे हैं, जो ये मान के चल रहे थे कि हम सिर्फ एक कारोबार नहीं पूरा शेयर बाजार खरीद रहे हैं, वो अभी तक फंसे हुए हैं। आपकी राय क्या होगी सर, और इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं जनरली मैं सिर्फ प्राइस को देखता हूँ कि अगर मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट पर देखूँ या मैं कारण को ढूंढते फिरूँ तो काफ़ी सारे कारण इसमें आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं कारण में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो इसके प्राइस बता रहे हैं वो ये है कि फिलहाल स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा वीक ही है। कंफर्मेशन का आना बाकी है, उसमें अभाव है फिलहाल ट्रेंड का। तो यहाँ पे थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, माइल्ड नेगेटिव रहेगा। तो जब तक रिवर्सल के संकेत पूरे कंफर्मेशन आ नहीं रहे, मैं यहाँ पे इसको फिलहाल अवॉइड ही करूँगा। फिलहाल अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर रहेगी। चलिए, जरा से कुछ एक फटाफट 1 मिनट के अंदर 2 सवाल लेने का प्रयास करते हैं। शिखर सिंह का प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। शिखर सिंह जी प्रश्न पूछ रहे हैं सर टाटा स्टील के ऊपर, कह रहे हैं कि अभी ले सकता हूँ कि नहीं। मेटल शेयरों में हमने देखा कि काफ़ी सर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था और टाटा स्टील बहुत लोगों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि काफ़ी पहले करेक्शन देखने को मिला, बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन है। अब क्या खरीदारी कर सकते हैं सर क्या इसमें? देखिए, पिछले 2-3 महीनों से मैं मेटल स्पेस ओवरऑल पे बेरिश हूँ, या मैं उसमें इतना बुलिश नहीं हो रहा था। मैं बहुत अग्रेसिवली बेरिश भी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ना गिर रहा है ना बढ़ रहा है, मैं अवॉइड करूंगा इसमें मेटल स्पेस को। और टाटा स्टील का भी सेम है, जहाँ पे 100 रुपये के आसपास में सपोर्ट आ रहा है, 110 पे हर्डल आ रहा है। तो एक रेंज में ट्रेड करते हुआ स्टॉक है, इसको अवॉइड कीजिए। अवॉइड करिए सर। अभी मोहन अग्रवाल जी ने भी प्रश्न भेजा हुआ है। मोहन जी का जरा प्रश्न लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। मोहन जी जानना चाह रहे हैं कि सर मेरे पास वेदांता के 200 शेयर 309 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और इनका नज़रिया सर लंबी अवधि का है। ये जानना चाह रहे हैं क्या लंबी अवधि के लिए वेदांता के शेयरों में इस समय बने रह सकते हैं या नहीं। काफ़ी सारी खबरें रहती हैं सर यहाँ पर भी, और हाल फिलहाल में फ़ंड जुटाने को लेकर के काफ़ी सारी खबरें रही, उसकी वजह से भी शेयर काफ़ी खबरों में रहा। अभी क्या करना चाहिए? एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है पिछले 2-3 महीनों से। देखिए, बने रह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इसके चार्ट देख रहा हूँ 2007-8 में जो इसने हाई बना था, ये उसी के आसपास में ये झूल रहे हैं। अभी तो काफी उससे नीचे है, लेकिन एक 420-25 के इसके जो थे हाई, उसके आसपास में ये जाके वापस से आए हैं। तो सालों से स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। हाँ, जिन्होंने 70-80 में बाय किया है वो कह सकते हैं कि स्टॉक जो है 3 गुना 4 गुना हो गया, बट बियॉन्ड दैट फिलहाल कुछ है नहीं। यहाँ पे आप एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 250 रुपये काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे का जाएगा तो दिक्कतें आ जाएगी। तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं। आपका नजरिया भी लंबे अवधि का है, स्टॉक का अभी ट्रेंड पकड़ भी रहा है। मुझे लगता है एक बार के लिए इसको आप बने रह सकते हैं। बने रह सकते हैं सर। और इस बीच अमित शाह जी हैं, बाकी समाज दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं सर। आपका सवाल कल ले लेंगे, समय की कमी है। और गौरव जी से फटाफट ले लेते हैं सर। आज की आखिरी पिक क्या है सर आपकी?
देखिए, जो तीसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल स्पेस अच्छा लग रहा है। एक अच्छा वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिखने मिल रहा है 80 के ऊपर। तो यहाँ पे आप 90 के लक्ष्य के लिए इसको बाय कर सकते हैं। 77 रुपये का जो है इसमें स्टॉप लॉस होगा। 70 का स्टॉप लॉस, 82 का भाव, 90 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सर कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर आप? जी बिल्कुल। जैसे नारायण हृदयालय है, इक्विटास है, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया है। और जो हमने स्टॉक्स पे चर्चा की है, मेरी पर्सनल होल्डिंग्स उनमें नहीं है। या जो मैंने स्टॉक रिकमेंड की है उसमें मेरा पर्सनल निवेश या ट्रेडिंग उसमें नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ शेयर ऐसे हैं जिन पे हमने राय दी है या ट्रेड भी करवाया है अपने क्लाइंट्स को। चलिए गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। उम्मीद है आगे भी आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय हम लोगों के लिए भी निकालते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल जो है कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले जरा गौरव जी की तीनों ट्रेडिंग पिक्स जो है आप पेन कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए। यहाँ पर खरीदारी की सलाह 3 शेयरों में दी गई है। और ये आपको बता दें कि छोटी अवधि के लिए ये तमाम नारायण हृदयालय में 835 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 730 का स्टॉप लॉस, 773 ये मौजूदा भाव देखने को मिला है। इसके अलावा खरीदारी की सलाह दी गई है CSC में, यहाँ पर 80 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 68 रुपये का लगाना मत भूलें। इसके अलावा आज का तीसरा शेयर जहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई है, यहाँ पर जो है कहा गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 77 रुपये का, 90 रुपये का लक्ष्य। लेकिन अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमने इनके कहने पे खरीदा था और अब हम नुकसान में हैं। तो स्टॉप लॉस जो है वो आपके नुकसान को कम करेगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन अब हेलो मनी 9 दिन में आता है 2 बार। शाम को 4 बजे प्रियंका जी आपके साथ जुड़ेंगी और पर्सनल फाइनेंस के मुद्दे पर जो है विस्तार से बातचीत करेंगी। और इस बार वो बातचीत करेंगी प्रॉपर्टी बाज़ार को लेकर आज शाम को, और छोटे छोटे रेट्स में कैसे निवेश करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं तो भी प्रॉपर्टी में निवेश का फ़ायदा कैसे हो सकता है, ये आपको शाम को 4 बजे प्रियंका संभव जी बताएंगी। तनवीर आलम साहब उनके साथ मौजूद होंगे एक्सपर्ट के तौर पर, फाउंडर फिनकार्ट फाइनेंशियल प्लानर्स के। तो यहाँ पर आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ रात को 10 बजे आप कार्यक्रम हमारा खास देखना मत भूलिए। सोने से पहले जान लीजिए दिन भर क्या कुछ हुआ है, आपकी जेब कहाँ कटने वाली है, कहाँ बचने वाली है। तो दिन भर जो है क्या कुछ घटा है बिजनेस की दुनिया में, आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप रात को 10 बजे देख सकते हैं वरुण कुमार के साथ। लेकिन साथ ही साथ अब कार्यक्रम समाप्त करते हैं और सभी तमाम दर्शकों से क्षमा चाहेंगे जिनके प्रश्न आज नहीं ले पाए। अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर पर 9311211874 पर भेज दीजिए, क्योंकि जो यूट्यूब पे आपने सवाल भेजे वो कई बार गायब हो जाते हैं लाइव समाप्त होते ही। तो आप भेज देंगे वहाँ पर, तो हम आपके सवाल इकट्ठा कर लेंगे और सबसे पहले जिन दर्शकों के सवाल आज नहीं लिए हैं उनके सवालों को ही शामिल किया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, कल 1 बजे फिर मिलते हैं। नमस्कार।